हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस। चैप्टर हमारा है फोर्थ और सेकंड जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसमें से हम ये चैप्टर देखने वाले हैं न्याय। ठीक है, जस्टिस। टर्म 2 की तैयारी कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से जो भी आपके बनते हैं वो आपको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये जो चैप्टर है ना, इसका विस्तार से मैंने पहले से वीडियो बना रखा है। तो आपको अगर चैप्टर को एक एक लाइन बिल्कुल लाइन टू लाइन समझना है, अच्छे से समझना है, विस्तार से समझना है, तो आप चैप्टर की वीडियो देखो। और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं तो इस वाली वीडियो को देखें। मेरा नाम है सतेंद्र प्रताप और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे एकलव्य स्टडी पॉइंट। ये मेरा यूज़र नेम है। और आपको कुछ पूछना हो या कोई बात करनी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं आपको टाइम निकाल के रिप्लाई कर दूंगा। देखिए, हम एक बार सिलेबस को देख लेते हैं। टर्म 2 की बात करें तो आपकी पहली बुक में से 3 चैप्टर आ रहे हैं। तीनों चैप्टर डिटेल में भी कराए हुए हैं और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए हुए हैं, आप उसे देख सकते हैं। सेकंड बुक में से स्वतंत्रता समानता करा दिया था, आज न्याय करा देंगे तो हमारा यहाँ से सिलेबस भी खत्म हो जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। और चैप्टर की वीडियो पहले से ही अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि न्याय से क्या अभिप्राय है, न्याय का मतलब क्या होता है। तो आई होप आपको सभी को पहले से ही पता होगा कि जो न्याय होता है वो समाज में रहने वाले सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के उनको उचित हक देने से संबंध रखता है। यानी समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनके अपने अलग विचारधाराएं हैं, ठीक है, अपने अलग रीति रिवाज हैं। उन सभी लोगों को, समाज में रहने वाले सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के उनका हक मिल सके, तो यही न्याय कहलाता है। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में अगर हम यहाँ पे बात करें कि प्लेटो ने क्या विचार दिए। प्लेटो की अगर हम बात करें, प्लेटो एक विद्वान व्यक्ति थे। इन्होंने न्याय के बारे में कुछ कहा था। तो क्या कहा था, ये लाइन इनकी याद रखनी है कि न्याय वह गुण है जो अन्य गुणों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। इनकी ये न्याय की डेफिनेशन को आपको याद रखना है। ठीक है, पेपर में अगर आप ऐसे लिखते हो ना प्लेटो के अनुसार और आप ये एक लाइन लिख देते हो तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो ये चीजें आपको याद रखनी होती है कि कौन से विद्वान ने क्या कहा है, उनके कथन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो जॉन रॉल्स थे, ठीक है, जॉन रॉल्स के अनुसार या फिर उनका जो अज्ञानता का जो आवरण वाला जो सिद्धांत रहा है उससे क्या तात्पर्य है, समझाइए, बताना है आपको। तो देखिए, मैं आपको पहले समझा देता हूं कि आखिर कहानी क्या थी। ये जो जॉन रॉल्स थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सिद्धांत दिया था, ठीक है, न्याय का सिद्धांत दिया था जो काफी फेमस है। उसमें क्या था कि देखिए, इन्होंने ये कहा था कि समाज में जो लोग रहते हैं वो क्या होते हैं, अगर मान लो उनसे बोलते हैं कि बताइए कैसी नीतियां बनानी है, तो हर व्यक्ति ऐसी नीति बनाने की बात करेगा जिससे कि उसको फायदा हो। यानी कि हर व्यक्ति ये चाहेगा कि सरकार ऐसी पॉलिसी बना दे जिससे कि उन व्यक्ति को फायदा मिले। ठीक है, लेकिन मतलब कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि ऐसी पॉलिसी हो जिससे उसको फायदा हो, समाज को फायदा हो, ऐसा नहीं चाहते लोग। लोग केवल और केवल क्या चाहते हैं कि उसका अपना फायदा हो। अगर आपके लिए भी बोलें कि भाई क्या होना चाहिए, तो आप भी कुछ ऐसी चीजें गिना दोगे जिसमें आपका खुद का फायदा हो। ठीक है, यानी हर व्यक्ति स्वार्थी होता है, अपने हितों को ध्यान में रख के पॉलिसी की बात करता है। लेकिन अगर ऐसे में फिर न्याय नहीं मिलता। ठीक है, अगर हर व्यक्ति अपने हितों को ध्यान में रख के पॉलिसी की बात करेगा तो इसमें न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि समाज में अलग अलग विचारधारा के अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। उनकी जाति अलग है, धर्म अलग है, ठीक है, उनकी विचारधाराएं अलग है। अगर सभी व्यक्ति अपने ही बारे में सोचेंगे तो फिर उससे न्याय नहीं मिलेगा ना पूरे समाज को। तो यही इन्होंने, जॉन रॉल्स ने इस समस्या का समाधान करने के लिए एक सिद्धांत दिया जिसको जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने इस सिद्धांत में क्या कहा इसको समझिए। तो चलिए देखते हैं। इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसमें कहा गया कि अज्ञानता के आवरण से तात्पर्य है कि हम खुद क्यों ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहां हमें फैसला लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए, और साथ ही हमें यह भी पता ना हो कि समाज में हमारी जगह क्या होगी। तब मैं ऐसे जो निर्णय होंगे वो सभी के लिए हित करूंगे। देखो, इन्होंने ये कहा कि कोई व्यक्ति, अगर हम ऐसे बोल देते हैं कि भाई बताओ क्या होना चाहिए समाज में, तो सभी व्यक्ति अपने अपने हित को ध्यान में रख के बताएंगे कि ऐसी पॉलिसी बनाओ जिससे कि उन व्यक्तियों को फायदा होता हो। लेकिन ऐसी पॉलिसी सही नहीं होगी जिससे किसी इंडिविजुअल को फायदा हो। पॉलिसी ऐसी सही होगी जिससे कि एक समुदाय को या एक समाज को फायदा हो, यानी सभी को फायदा हो। समाज में जो सबसे निचले स्तर पे है उसको भी फायदा हो, जो ऊपरी स्तर पे है उसको भी फायदा हो, यानी सभी को फायदा हो। तो ऐसे में इन्होंने कहा कि ऐसे में व्यक्ति को अज्ञानता की परिस्थिति में डाल दो, यानी एक ऐसी परिस्थिति में डाल दो जहां पे व्यक्ति को अपना खुद का भी मतलब स्थान पता ना हो, कि वो वंचित समाज में जाएगा या वो किसी बड़े घर में जाएगा, कौन से घर में उसका जन्म होगा या कैसा होगा,
कैसे समाज में उसको रहना पड़ेगा। जब उसको कुछ पता ही नहीं होगा कि समाज में उसका स्थान क्या है, तब वो क्या करेगा, वो फिर पूरे समाज के भले की बात करेगा। लेकिन जब व्यक्ति को पता होगा कि समाज में मेरा ये स्थान है, तो वो अपने भले की बात करेगा। तो यही इनका अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझने की कोशिश करो, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है, समझ में नहीं आता बच्चों को एक बार में कभी भी ये टॉपिक। बाकी मैं ये तो मैंने केवल अज्ञानता का आवरण बताया, आगे मैंने रॉल्स का सिद्धांत रखा है, वहां पे आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, डीप एकदम समझ में आएगा। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे समझो, देखो जो जॉन रॉल्स थे, इनके न्याय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये पेपर में आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो देखिए रॉल्स ने क्या कहा कि न्याय प्राप्ति के लिए अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति अज्ञानता में रहकर निर्णय ले, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अज्ञानता में रहकर निर्णय लिया जाएगा कि समाज में न्याय कैसे होना चाहिए, किस वर्ग के लिए सुविधाएं क्या होनी चाहिए, तो ऐसे में व्यक्ति सबसे कमजोर और निचले वर्ग के लिए भी अच्छी नीति को चुन पाएगा, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होगा कि समाज में उसका स्थान क्या है। अभी मैंने आपको यही बताया था। ठीक है, जैसे कि मान लो, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, शायद आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा हो। देखिए मान लो एक कोई बच्चा है, उसका जब किसी बच्चे का जन्म होता है, तो जन्म से पहले उसे थोड़ी पता होता है कि वो कहाँ पे पैदा होगा, कि वो अमीर के घर में पैदा होगा कि गरीब के घर में पैदा होगा, किस जाति में पैदा होगा, किसी को नहीं पता होता। ठीक है, लेकिन जब उसका जन्म हो जाता है तब उसको पता लग जाता है कि भाई, तब ये हो जाता है समाज में कि अमीर के घर में जन्मा है, ये गरीब के घर में जन्मा है, ये बिजनेसमैन के घर में जन्मा है, या कहाँ पे उसका जन्म हुआ है। उसके बाद समाज में उसकी एक स्थिति हो जाती है। जब समाज में उसकी एक स्थिति हो जाती है, तो वो फिर अपने अपने हितों के लिए मतलब हमेशा ध्यान देता है कि मेरा फायदा हो, ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन मान लो किसी व्यक्ति को ये पता ही ना हो कि उसका जन्म किस घर में होगा, तो फिर वो ऐसे में वो कैसी पॉलिसी की बात करेगा, वो हमेशा ऐसी पॉलिसी की बात करेगा जिसमें पूरे समाज का भला हो, यानी अमीर का भी भला हो, गरीब का भी भला हो, बिजनेसमैन का, किसान का, मजदूर का, XYZ कुछ भी हो, सभी के भले की बात करेगा। और जब सभी के भले की बात होगी, पॉलिसी ऐसी बनाई जाएगी जिसमें सभी का भला हो, तभी न्याय हो पाएगा। ठीक है, रोल्स का ये कहना था। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। न्याय के विभिन्न आयामों पर चर्चा कीजिए। तो न्याय के कई आयाम हैं, इसमें हम विधिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, सभी ये न्याय के आयाम हो जाते हैं। अब पेपर में क्या होता है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए विधिक न्याय से क्या अभिप्राय है, या राजनीतिक न्याय से क्या अभिप्राय है, या सामाजिक न्याय पूछ लें, आर्थिक न्याय पूछ लें, ऐसे पूछा जा सकता है। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये 4 आपको ये आयाम तो बता दिए, अब मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा पॉइंट वाइज, तो आपको चारों बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे विधिक न्याय की। अब विधिक न्याय में क्या होता है, विधिक न्याय का मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, तो ध्यान से देखिए। देखिए समाज में न्याय के लिए व्यक्ति कहां जाते हैं, आप कहोगे कि न्यायालय में जाते हैं। न्यायालय का मतलब है अदालत में जाते हैं। ठीक है, इसको हम कोर्ट भी कहते हैं, यहां पे जाते हैं। कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में एक जज साहब होते हैं जिसको हम न्यायाधीश कहते हैं। ठीक है, न्यायाधीश क्या करते हैं, न्यायाधीश जो 2 पक्ष होते हैं, यानी जिनके बीच में विवाद होता है, मान लो कि एक कोई एक्स नाम का व्यक्ति है, कोई वाई नाम के व्यक्ति है, ये मान लो कोई भी ये हो सकते हैं, इनके बीच में किसी भी चीज को लेकर विवाद हो गया, वो चले गए कोर्ट में। कोर्ट में फिर जज के सामने उनका फैसला रखा जाएगा, मतलब इनका मुद्दा रखा जाएगा। फिर ये अपनी दलील देंगे, अपने सबूत पेश करेंगे। फिर इधर ये दोनों ही, मतलब इनके पक्ष और विपक्ष को जज आराम से सुनेगा, सबूतों को देखेगा कि क्या सबूत है, क्या साक्ष्य है, कौन सही है, कौन गलत है। जब वो सब कुछ उसे लगेगा कि भाई ये व्यक्ति सही है, तो वो उसके पक्ष में क्या करेगा, अपना फैसला सुना देगा। और जो जज का फैसला होगा वो क्या होगा, वो न्याय का फैसला माना जाएगा। ठीक है, तो ये होता है सिस्टम। तो यही सिस्टम जो होता है इसको विधिक न्याय कहा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं लिखित में, आप देखिए यहाँ पे ध्यान से। यानी यह न्याय की एक संकीर्ण अवधारणा है। इसमें यह माना जाता है कि जो न्याय होता है वो अदालतों के जरिए होता है। समाज में विधिक प्रक्रिया के रूप में ये विद्यमान है, क्योंकि हमारे समाज में ये इसे विधिक प्रक्रिया कहते हैं, यानी कानूनी प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, कोर्ट ऑफ लॉ, यानी जो विधि का मतलब देखिए कानून होता है, याद रखिए मैंने ब्रैकेट में इसीलिए लिख रखा है। कोर्ट ऑफ लॉ जो होता है वो विधि की व्याख्या करता है, यानी जो हमारी अदालत होती है वो क्या करती है, कानून की व्याख्या करती है। तथा विवाद में सम्मिलित दोनों पक्ष, जो विवाद होता है 2 व्यक्तियों के बीच में, जो दोनों पक्ष होते हैं उन, ठीक है, दोनों उनके पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को सुनता है। यानी हमारी अदालत जो है वो, जो जिसका मुकदमा है उसके दोनों पक्ष विपक्ष जो भी है, दोनों वकीलों की बात सुनेगा, उसके बाद फैसला देता है। फैसला उसे लगता है कि भाई सबूत इसके हैं, जो भी है सही गलत, जो भी मतलब अदालत को लगता है वो उस पर फैसला देता है।
ठीक है। यहाँ न्याय विधि न्यायालय द्वारा प्रशासित होता है। यहाँ पे न्याय किसके द्वारा मिलता है? न्यायालय के द्वारा। विधि न्यायालय को हम क्या बोल सकते हैं? कानूनी अदालत। ठीक है, कानूनी जो अदालत होती है इसके द्वारा न्याय मिलता है यहाँ पे। और न्यायाधीश यानी जो जज होता है, जज की जो व्याख्या होती है, जो जज जो मतलब फैसला सुनाते हैं, उसको न्याय का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किताबी लैंग्वेज है, ये हो सकता है थोड़ा बहुत मुश्किल लगे, लेकिन इसको सिंपल भाषा में जो मैंने आपको समझाया था वो समझ लो। दोबारा बता देता हूं कि क्या होता है। यहाँ पे हमारे विवाद हो जाता है दो पक्षों में। ठीक है, वो कहाँ पे जाते हैं? अदालत में जाते हैं। अदालत में क्या होते हैं? जज होते हैं। वो क्या करते हैं? दोनों पक्षों के पक्ष और विपक्ष को सुनते हैं। उसके बाद जज क्या होते हैं? एक फैसला देते हैं। वो फैसला जो होता है वो सर्वमान्य होगा। ठीक है, मानना पड़ेगा। तो ये होता है विधिक न्याय। अब बात करते हैं अगले पे। अगला क्या है हमारा? राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय के तहत क्या होता है कि किसी भी लोकतांत्रिक समाज में, दुनिया का कोई भी लोकतांत्रिक समाज हो, वहां पे राजनीतिक न्याय का अर्थ है समान राजनीतिक अधिकारों को प्रेरित करना। ठीक है, और राजनीतिक अधिकार सबको समान होने चाहिए, समान दिए जाने चाहिए, ये लोकतांत्रिक समाज की बात होती है। राजनीतिक न्याय में क्या होता है कि राजनीतिक क्षेत्र में लोगों का स्वतंत्र और निष्पक्ष सहभागिता हो, यानी कोई चुनाव लड़ना चाहे तो वो लड़ सकता है, मतदान करना चाहे वो कर सकता है, उसको पूरा अधिकार होना चाहिए, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। लोगों को मताधिकार प्राप्त हो, यानी कि अपने वोट देने का अधिकार लोगों को प्राप्त हो। ठीक है, राजनीतिक न्याय के तहत सार्वजनिक कार्यालय में उनको निर्वाचित होने के लिए अवसर की समानता। अब एक बार ये भूल जाओ, ये लाइन केवल इतने पे ध्यान दो, अवसर की समानता, यानी सभी व्यक्तियों को अवसर की समानता होनी चाहिए, तभी हम, ठीक है, उसे एक तरह से राजनीतिक न्याय के तहत कह पाएंगे। मान लो समाज में 100 तरह के वर्ग है, 100 तरह के लोग रहते हैं, उसमें से 90 को आप वोट देने का अधिकार दे दो, 10 को वोट देने का अधिकार ना दो, तो क्या ये राजनीतिक न्याय होगा? नहीं होगा। तो ऐसे में सभी को क्या होना चाहिए? सभी को अधिकार होना चाहिए समाज में। सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें। संघ बनाने की स्वतंत्रता हो कि अपना समूह, अपना ग्रुप बना सकें। और राजनीतिक न्याय के महत्वपूर्ण स्तंभ यही होते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, संघ बनाने की स्वतंत्रता हो, मताधिकार की स्वतंत्रता हो, अवसर की समानता हो, ठीक है, चुनाव लड़ सकें, मतदान कर सकें। ये सारी चीजें अगर किसी समाज में है तो हम कह सकते हैं कि वहां पे राजनीतिक न्याय है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, सामाजिक न्याय। तो देखिए, सभी प्रकार की सामाजिक विषमताओं को समाप्त करो। किसी भी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना किसी को जाति के आधार पे, ना किसी के साथ धर्म के आधार पे, ना लिंग के आधार पे, ना जन्म स्थान के आधार पे। किसी भी आधार पे भेदभाव तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, और जीवन के समस्त क्षेत्रों में हर नागरिक को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे की गई है। सभी मनुष्यों को समान मानना चाहिए। उनको जो हमारा राज्य है उसको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए लोगों को, यानी सरकार को सामाजिक सुरक्षा निश्चित करनी है। तो ये अगर चीजें हैं तो सामाजिक न्याय है। इसके बाद है आर्थिक न्याय। अब आर्थिक न्याय में क्या होता है कि जीवन यापन के लिए सभी को जीविका अपनी अपना सकते हैं, उसके लिए समान अवसर मिलने चाहिए। कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाहे तो उसको समान अवसर होना चाहिए, कोई नौकरी करना चाहे उसके लिए अवसर होने चाहिए। ठीक है, लोगों को अपनी मर्जी से, अपने मर्जी के काम करने की स्वतंत्रता हो, यानी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए व्यक्ति को अपनी मर्जी से काम चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक चीज और आ जाती है कि काम चुनने की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि कोई इलीगल काम करने लगे। अब मान लो कोई व्यक्ति बोले कि भाई मैं ड्रग्स बेचूंगा और उससे मैं अपनी रोजी रोटी चलाऊंगा, तो फिर ये गैर कानूनी हो जाएगा। यानी गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए। आप बिजनेस करो, आपको अलाउ है, नौकरी करो अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका काम गलत नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति की जो बेसिक सुविधाएं होती है, बेसिक आवश्यकता होती है, जैसे भोजन, वस्त्र, आश्रय, शिक्षा, ये सारी चीजें होनी चाहिए। समान काम के लिए सभी को समान वेतन मिलना चाहिए। अगर दो व्यक्तियों ने समान काम करते हैं, दो व्यक्ति, तो उनका वेतन भी समान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक को ज्यादा पैसे दे रहे हो, एक को कम पैसे दे रहे हो, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और सभी को आर्थिक अवसर मिलने चाहिए, संसाधनों का सभी को उचित वितरण होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं समाज में तो हम क्या कहेंगे? आर्थिक न्याय है। तो उम्मीद करता हूं आपको न्याय के आयाम समझ में आए होंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है इस चैप्टर का। न्याय के आयाम बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, न्यायपूर्ण वितरण से क्या अभिप्राय है? तो देखिए, सामाजिक न्याय का संबंध वस्तु और सेवाओं के अच्छे तरीके से बंटवारे से है, यानी वस्तु और सेवाओं का बंटवारा सही तरीके से समाज में होना चाहिए। ये वितरण समाज के विभिन्न समूह और व्यक्तियों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और जिससे उन्हें जीने के लिए समान स्थिति मिल सके। भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए, इसी को हम न्यायपूर्ण वितरण कह सकते हैं। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूएनओ, इसकी इकाइयों ने कुछ न्यूनतम आवश्यकताओं की बात की है।
कि व्यक्ति को, यूएनओ ने ये कहा है कि व्यक्तियों को कम से कम ये चीजें तो मिलनी ही चाहिए। वो न्यूनतम जो आवश्यकता जो सुविधाएं हैं वो कौन सी हैं ये आपको बतानी है। तो देखिए इन्होंने कहा है लोगों को भोजन मिलना चाहिए, साफ पानी मिलना चाहिए, रहने के लिए आवास होना चाहिए, उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको आय के लिए उनके लिए रोजगार वगैरह हो। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं ये आ जाती हैं न्यूनतम आवश्यकताओं में, जो लिस्ट बना के किसने दी है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। न्याय में देरी होना अंधेर होना है, क्या ये वाक्य सही है? यस बिल्कुल। देखिए आपने देखा होगा कि भारतीय समाज जो है, भारत की बात करें तो बहुत बड़ी जनसंख्या भारत में रहती है, और न्यायालय और जो सिस्टम है हमारा वो काफ़ी मतलब बेकार है जनसंख्या के हिसाब से। अगर कोई व्यक्ति मुकदमे और कानून के चक्कर में पड़ जाता है तो 10-10 साल, 20-20 साल, और ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति की मौत हो जाती है लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के बराबर होता है। ठीक है, तो यही आपसे कहा जा रहा है। तो देखिए समझते हैं, न्याय में देरी होना अंधेर होना ही है, कह सकते हैं, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति जो है अगर वो न्याय के लिए लंबे समय तक भटकता रहता है तो उसका फिर न्याय से विश्वास उठ जाएगा। और ऐसा भी कभी कभी हो जाता है कि पीड़ित व्यक्ति मर जाता है, उम्मीद में रहता है कि उसे न्याय मिलेगा, वो उसकी मौत हो जाती है, वो दुनिया से ही चला जाता है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल पाता। तो ऐसे में देर होना, ठीक है, देर होना सही में अंधेर होता है। न्याय के संबंध में जर्मन दार्शनिक जो थे इमैनुअल कांट, उनके विचार आपको बताने हैं। तो ये इमैनुअल कांट क्या है, ये मानते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी एक गरिमा होती है। ठीक है, हर व्यक्ति की अपनी एक समाज में एक स्थिति होती है, उसका सम्मान होता है, उसकी एक गरिमा होती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी प्रतिभा के विकास के लिए और लक्ष्य की पूर्ति के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। समान अवसर मिलेंगे तभी वो विकास कर पाएगा और अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले 3 सिद्धांत जो है आपको बताने हैं। ठीक है, तो लोगों के साथ देखिए 3 सिद्धांत में महत्वपूर्ण ये है कि समान बर्ताव यानी समानता। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जो जरूरतमंद लोग होते हैं उसके लिए जो न्यूनतम उनकी आवश्यकता होती है या फिर उनको अवसर जो देनी चाहिए उसमें समान होनी चाहिए, यानी न्यूनतम आवश्यकता उनकी पूरी किए और उनको अवसरों में भी समानता मिले। फिर क्या है कि लाभ तय करते समय विभिन्न प्रयास और कौशलों को मान्यता देना, कि जो विशेष जरूरत के लोग हैं उनका विशेष ख्याल हो। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखो कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको विशेष आवश्यकता की जरूरत है, जैसे मान लो कोई दिव्यांग है। आपने देखा होगा जो विकलांग या दिव्यांग होते हैं, दिव्यांग कहना ज़्यादा सही है, उनके साथ कुछ उचित अलग तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। जैसे बसों में आप देखते हो उनके लिए अलग से सीटें आरक्षित होती है, रेल में उनके लिए सीटें आरक्षित होती है, स्कूल वगैरह में उनके लिए जो रैंप वाले बनाए जाते हैं ताकि वो वहाँ से उनको चढ़ाया उतारा जा सके। तो कुछ इनके लिए जो विशेष आवश्यकता वाले लोग हैं उनके साथ कुछ विशेष ख्याल भी रखना चाहिए। ठीक है, और इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि सभी के साथ ढंग से बर्ताव हो, सही ढंग से बर्ताव हो। तो ये चीज़ें सामाजिक न्याय की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा ये चैप्टर, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते, मेन जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में वो सारे आपको मैंने यहाँ पे करा दिए और आप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए। क्लास 11 ESP नाम से हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है, और यहाँ पे आपको वीडियोस के लिंक वगैरह मिल जाया करेंगे। और हमारी वेबसाइट eklavyastudypoint.com में गूगल पे सर्च करके आप नोट्स पढ़ सकते हो, चैप्टर वाइज आपको नोट्स भी अवेलेबल है। लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।